जय हिंद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय विषय हिंदी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ के पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। यह दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कहीं उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि वह भले ही अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देख चुके हैं, लेकिन आज भी वह थोड़ी सी कठिनाइयां आने पर अक्सर दुखी हो जाते हैं। उनके दोस्त मुख पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं, पर पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। किंतु अचानक ही उनकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान धुंधली छाया आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाकों से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बहुत बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था तो एक दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ पर लेखक ने आश्विन के माह के मौसम का वर्णन किया है कि बरसात बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है और बरसाती पानी के साथ आई हुई घास में सूर्य की गर्मी से जड़ें सड़ने लगती हैं और अनोखी गंध आने लगती है। बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिस पर धमाके से आवाज़ करते हुए
कूदकर लड़के नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी ही बात होती है। लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं। चैत के दिनों लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन कुआर के महीने में इस गंध भरे पानी में कूदना न हो तो बहुत बुरा लगता है। लेखक उस पानी में नहाने के बाद बीमार हो गए। उन्हें भयानक बुखार आ गया, जो कि उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। इसमें उनकी दादी की कटकाठी का वर्णन है। वे कैसी थीं? दुबली पतली थीं और अपने शरीर पर उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहन रखी थी और उनके गीले बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। और आते ही उन्होंने लेखक के माथे पर और मुंह में कुछ विभूति सी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। उन्होंने ये बताया है कि दादी माँ लेखक की किस प्रकार देखभाल करती थी। दादी माँ गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी अपना वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लंबड़ और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी जी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं।
पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलय का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। इसमें लेखक ने बताया है कि दादी माँ को सारी दवाइयों के नाम याद थे और किस प्रकार लोगों की सेवा करती थी। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, लेकिन लेखक को उन्हें बीमारी में उतना आराम नहीं आता जितना उनकी दादी देखभाल करती थी। किशन भाई की शादी में उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया था। एक दिन वे रामी की चाची को डांट रही थीं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। यहाँ पर एक पुरानी घटना का वर्णन किया है जो रामी की चाची हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है। पहले रामी की चाची पर नाराज होती हैं कि वह उनका पैसा कब लौटाएंगी, लेकिन बाद में लेखक को पता चला कि रामी की चाची का सारा पैसा माफ कर दिया है और 10 रुपये और दिए ताकि उनकी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो जाए। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी
और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद। दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किस प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, आवेदन मिल जाता। यहाँ लेखक ने बताया है, जब वे बड़े भाई की शादी में नहीं जा पाए, उनकी दादी ने डांट मार खाने से बचा लिया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदार रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। लेखक ने बताया है, जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी दादी माँ उदास रहने लगी और संसार उन्हें धोखे की तरह मालूम होता। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। इसमें लेखक ये बताते हैं, उन्होंने कड़ाके की ठंड में अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखे और वे दादी माँ को बहुत देर तक देखते रहे। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछा? क्या है पूछ? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ने? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा, चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, मैं इसे सहेज कर
रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस भाग में लेखक ने बताया है कि दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के पिताजी पर बहुत कर्ज बढ़ गया। तो ऐसे समय में उनकी दादी माँ ने उनके दादाजी का कंगन बेचने के लिए दे दिया ताकि कर्ज उतर सके। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस अंतिम पद को हम पहले पैराग्राफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जहाँ लेखक को अपनी दादी माँ की धुंधली छवि नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे विलीन हो गई। उन्होंने देखा कि दिन काफी चढ़ आया है और उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है, जिस पर कि उनकी दादी माँ की मृत्यु की खबर लिखी हुई है और उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं। तो बच्चों, आज हमने दादी माँ पाठ को पढ़ा व समझा। आप इसको पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।